और दूसरा हमारा आज का टॉपिक है एनएफओस को लेकर। और वैसे तो हमने देखा है कि एनएफओस की गाड़ी थोड़ी सी धीमी हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ नाम है बड़े फंड हाउसेस के जरिए जो कि बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये एनएफओस आपके लिए है? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बाजार में इनोवेशन और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। माहौल ऐसा है नहीं कि आप रिस्क लें अपने पैसों के साथ, लेकिन क्या इनको देखा जा सकता है? आदित्य शाह, फाउंडर हर्कुलिस एडवाइजर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हाय, गुड इवनिंग। और कुछ 3-4 एनएफओस की मेरे ख्याल से आप बात करने वाले हैं। मेरे एसेट, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ के बारे में। बड़ौदा बीएनपी का रिटायरमेंट फंड है और साथ ही मेरे एसेट का ही एक और फंड ऑफ फंड है सेम एनएफओ का, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, ओवरऑल जो एम्फी का आंकड़ा भी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, बीच में तो एनएफओस के जरिए काफ़ी पैसा बटोरा था एएमसीज ने, लेकिन अब वहाँ पर क्योंकि स्लो डाउन हुआ है तो कहीं ना कहीं एनएफओस को लेकर अब लोगों में उत्साह भी कम हुआ है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है बाजार का उतार चढ़ाव। अब जो एनएफओस लॉन्च हो रहे हैं उनमें एज सच अगर आप सरसरी नज़र से देखें आदित्य, तो कुछ नया नहीं है ऑफर करने के लिए। वो बस एक कैटेगरी है जो कि एक्सप्लोर हो चुकी है, उसी का एक नया वर्जन, एक स्कीम के तरीके, एक स्कीम के तौर पे, क्योंकि फंड हाउस को भी अपना बुके पूरा करना होता है। वो तो चाहते नहीं कि आप दूसरे फंड के पास जाएं, आपको जो भी कैटेगरी का फंड चाहिए हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। यही मंशा है इस तरह के एनएफओस को देखकर जो लॉन्च हुए हैं। क्या कहेंगे आप? आफ्टरनून कविता मैम। हमने देखा है कि एनएफओ आते जा रहे हैं और बाजार में जो म्यूचुअल निवेशक हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अभी कुछ यूनिफाई का एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आया है, मोतीलाल का एक सेक्टोरल फंड भी आया है और आईसीआईसीआई का भी इंडेक्स फंड है। मिराई के भी कुछ इंडेक्स फंड्स आ रहे हैं। तो ये ब्रॉड रेंज ऑफ एनएफओ आ रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी का काम है कि वो अपने प्रोडक्ट गैदरिंग्स को कंप्लीट करें। अगर उनके कॉम्पिटिटर ने कोई एनएफओ लाया होता है तो वो भी लाते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट गैदरिंग में कोई कमी ना रह जाए। बट हम एज एन इन्वेस्टर, हमें एनएफओ में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। एनएफओ में ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं है। एनएफओ में हमें पता नहीं है एक म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा रहेगा, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता नहीं होती है। और हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो आगे चल के क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाला है इस एनएफओ में। तो ब्रॉडली आप सेक्टोरल एनएफओस को अवॉइड कीजिए। आप अगर डाइवर्सिफाइड फंड है जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पे देख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है वहां पे निवेश कीजिए। काफी सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़ा एनएफओ को पुश करते हैं, तो उस पुश से थोड़ा बचिए। एनएफओ में 90% एनएफओ को अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। 10% कोई अच्छा एनएफओ आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस फंड मैनेजर की तरफ से आ रहा है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी अलग है और वो स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तभी ही एनएफओ में निवेश कीजिए। वरना एनएफओ में निवेश करना अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ये अब जो 3-4 एनएफओस की हम बात कर रहे हैं, इनकी झटपट हाइलाइट्स आप बता दीजिएगा आदित्य, ताकि हम निवेशकों को सलाह दे सके कि अगर इसी कैटेगरी में कहीं जाना है तो मौजूदा किस फंड में जाया जाए, बताएं। देखिए, यूनिफाई का एक फ्लेक्सी कैप फंड आया हुआ है। वो फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट में कहीं पे भी निवेश कर सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर एक एएमसी का म्यूचुअल फंड आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से उसको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर आईसीआईसीआई का भी जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है मार्केट में 30 से 35 साल से। तो वहां पे निवेश करेंगे तो बेटर रहेगा। मिराय एसेट का स्मॉल एंड मिड कैप मोमेंटम फंड आया है। वो एक इंडेक्स फंड है जो मोमेंट मार्केट की मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये इंडेक्स फंड को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिफाई करता है और नॉर्मल आम निवेशक को ये समझ में नहीं आएगा कि ये फंड क्या कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको भी अवॉइड करना बेटर रहेगा। अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्टिव फंड जैसे कि निपॉन का स्मॉल कैप फंड है, या फिर आप डीएसपी का भी स्मॉल कैप फंड है, वहां पे भी निवेश करेंगे तो वो बेटर रहेगा। अब आईसीआईसीआई का भी एक इंडेक्स फंड आ रहा है जो निफ्टी निफ्टी 30 इंडेक्स फंड है। वहां पे भी अगर आप निवेश ना करें तो बेटर रहेगा। बाकी सारे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ौदा पीएनबी का एक रिटायरमेंट फंड आ रहा है। देखिए, रिटायरमेंट फंड में खास बात ये रहती है कि वहां पे एक लॉक इन पीरियड होता है। वो लॉक इन पीरियड के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। काफी कंपनीज के रिटायरमेंट फंड अवेलेबल है।
और हमारे हिसाब से 5 साल का जो लॉक इन पीरियड है, मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। ये एक हाइब्रिड फंड रहेगा और मार्केट में एचडीएफसी का रिटायरमेंट फंड, आईसीआईसीआई का रिटायरमेंट फंड और बाकी सारे कंपनीज का रिटायरमेंट फंड अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से इसको भी जरा थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। और लास्टली, मिराय एसेट का एक फंड ऑफ फंड अवेलेबल है। ये भी एक मोमेंटम इंडेक्स है, जहां पे हमने कहा कि स्मॉल कैप 400 मोमेंटम इंडेक्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो इसका फंड ऑफ फंड भी आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। लास्टली, एक मोतीलाल का एक सर्विसेज फंड आया है, जो कि प्योरली एक सेक्टोरल फंड है। वो इकोनॉमी के सर्विसेज फंड्स में, सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और प्योरली एक सेक्टोरल फंड है। तो सेक्टोरल फंड में टाइमिंग एंट्री और एग्जिट की बहुत जरूरी होती है। तो हमारे हिसाब से इसको भी अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। और मैं यहाँ पे कैविएट देना चाहता हूँ कि निवेशक 10 रुपए एनएवी आती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये एनएवी बहुत चीप है, तो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। एनएवी का कोई भी रिलेशन नहीं है एक्सपेंसिवनेस या चीपनेस से। ये बस एक सेबी का मैंडेट है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड आएगा तो उनकी एनएवी 10 रुपए रहेगी। तो 10 रुपए एनएवी से इन्वेस्ट मत कीजिए। देखिए कि फंड का मैनेजर कैसा है और उसकी स्ट्रैटेजी कैसी है। जनरली नए नए एनएफओ में स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है, तो अवॉइड करेंगे तो बेटर है। ऑलराइट, लेकिन देखिए, नए एनएफओज अगर बड़ी एएमसीज के जरिए भी आ रहे हैं आदित्य, और बड़े फंड मैनेजर्स भी अगर उनको हैंडल कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी क्यों उनसे बचना चाहिए? परफॉर्मेंस नहीं होती है, हम फंड के बारे में बहुत जानकारी हमें होती नहीं, क्योंकि जब एनएफओ में हम पैसे लगा रहे होते हैं, अधिकतर लोगों के माइंड में ये होता है कि सस्ते में मिल रहा है, इससे में आप पैसे लगा लो। हालांकि वो भी एक सही क्राइटेरिया नहीं है, एक सही पैरामीटर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे एएमसी से आ रहा है, अच्छा फंड मैनेजर है, लेकिन क्यों फिर भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, या कैसे जोखिम हो सकता है? देखिए कैसा है, अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो मार्केट में ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल है, जहां पे इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। एक बड़ी बात यह होती है कि अगर एक नया एएमसी आता है नए फ्लेक्सी कैप फंड को लेके, तो उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर होगा एज कम्पेयर टू लेट्स से पराग पाल फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे उनके पास 1 लाख करोड़ का एयूएम ऑलरेडी है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंस रेशियो कम कर दिया है। तो पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा कि एक्सपेंस रेशियो नए फ्लेक्सी कैप फंड में हमेशा ज्यादा रहेगा। पॉइंट नंबर 2, ये भी एक प्रॉब्लम है कि फ्लेक्सी कैप फंड सारे एक दूसरे के मोर और लेस थोड़ा बहुत कॉपी ही रहेंगे। तो कोई नई स्ट्रेटेजी अगर नहीं है तो आपको हायर रिटर्न पर आ कहीं रही पे भी थी नहीं क्योंकि मिलेगा। मैं उसी पर आ रही थी, क्योंकि देखिए यूनिवर्स बहुत लिमिटेड है। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात कर कीजिए, आप मल्टी कैप की बात कीजिए, उसमें तो खैर मेरे ख्याल से आपके पास कैपिंग भी है, बियॉन्ड 25% आप जा भी नहीं सकते हैं। अगर किसी तरह के एक्टिव स्मॉल कैप की आप बात कर रहे हैं, तब तो मेरे ख्याल से आपके पास यूनिवर्स बहुत ज़्यादा है फॉर फंड मैनेजर की वो एक नई थीम ले ले या एक नई तरह की फिलोसफी ले ले। अब आजकल ये मोमेंटम 100 ईटीएफ हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, फंड ऑफ फंड भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। हालांकि इसके पीछे उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि उनका उद्देश्य सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये क्योंकि बहुत ट्रेंड में है, तो लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और लपक रहे हैं एक तरह से। किस तरह के ईटीएफ्स को शामिल करना चाहिए? मोमेंटम 100 ईटीएफ हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं एज अ कैटेगरी, ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है, लेकिन क्या इस तरह के बाजार में ये स्ट्रैटेजीज चल पाती हैं? वोल्टिलिटी फंड्स भी हम आता हुआ देख रहे हैं, जिनको स्पेसिफिकली बाजार के उतार चढ़ाव के लिए जो है बताया जा रहा है कि वो काम में आते हैं। टाइमली फंड्स होते हैं, ये ऑल सीजन फंड्स नहीं होते हैं। कैसे इनको समझा जाए और इनमें पैसे लगाया जाए? देखिए, हमारे बाजार में निवेशक ऐसा करते हैं, जहां पे पिछले 2-3 साल में रिटर्न होता है वहां पे वो जाके निवेश कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिटर्न्स है वो आगे चल के भी आते रहेंगे। मोमेंटम फंड जो है वो तब काम आते हैं जब मार्केट में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम होता है, जैसे कि 2021-22 में स्ट्रांगली मार्केट ने अपमूव किया। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, आज की डेट में हमने देखा है कि मार्केट पिछले 1 से 2 महीने में काफी वॉलेटाइल रही है। तो काफी वॉलेटाइल मार्केट में ऐसे फंड जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करेंगे और नॉर्मल इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ है वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे। तो मेरे हिसाब से एएमसीज का काम है प्रोडक्ट्स लाना, हम एज निवेशक का काम है देखना कि वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए सही है या नहीं है। मेरे हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही सिंपल रखेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप एक निवेशक है जो स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसे जूनियर बीज भी कहते हैं, वहां पे निवेश करेंगे तो बेटर रहेगा। ये मोमेंटम फंड्स और वैल्यू फंड जो मार्केट में नई एमसीज लेके आ रही है,
उनको टोटली अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। और एक एक्टिव और पैसिव फंड का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो बेटर रहेगा। 2 एक्टिव फंड और 2 से 3 पैसिव फंड का एक मिक्सचर बनाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन से टाइम पे एक्टिव फंड आउट परफॉर्म करेंगे और कौन से टाइम पे पैसिव फंड आउट परफॉर्म करेंगे। विद इन पैसिव फंड की मोमेंटम स्ट्रेटजीज वगैरह एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर को नहीं रखनी चाहिए। प्योर प्ले इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स फंड है उसको रखेंगे तो बेटर रहेगा। और एक्टिव फंड में आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप तो हमेशा रहता ही है, और अगर आप स्मॉल और मिड कैप फंड्स अब आपके रिस्क टॉलरेंस में अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको रखिए, वरना फिर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड स्ट्रेटजी के साथ ही आगे। ऑलराइट आदित्य, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हमने बातें यहाँ पर शामिल की है, जहाँ तक एनएफओ एज ए टॉपिक की बात है, और मेरे ख्याल से नए नए वेरिएशंस हमेशा निकलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास समय इतना ही है आज की इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्गदर्शन दिया दर्शकों को। ऑलराइट, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस बीच अगर आप भी लाइव देख रहे हैं और व्हाट्सएप पे झटपट अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए और सवाल भेज रहे हैं तो प्लीज़ डिटेल में अपने सवाल भेजिएगा। कौन कौन से फंड्स में पैसे लगा रखे हैं, कब तक रहना चाहते हैं, क्या फाइनेंशियल गोल है, और हमारे एक्सपर्ट लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल दीजिए। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।